हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि थर्ड चैप्टर आपका यहाँ पर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु एवं अधातुओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं, उनको धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है, ये सब आपने चैप्टर में पढ़ लिया था। लास्ट सेशन से हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को लेना स्टार्ट किया था, यानी किसी टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। ओके, तो आज के सेशन में वही कंटिन्यू करते हैं। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, मेटल्स एंड नॉन मेटल में हम क्वेश्चन आंसर्स की बात कर रहे थे। जैसे आपके पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। ठीक है, तो हमने धातुओं की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था धातुएं जो जनरली होंगी आपकी, वो आपको ठोस अवस्था में मिलेंगी। ठीक है ना, लेकिन ऐसी एक धातु होती है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होगी, जिसको आप मरकरी कहते हैं। ठीक है ना, यानी Hg जिसका सिंबल होता है, पारद या पारा भी जिसको कहा जाता है। वो धातु आपको सामान्य तापमान जिसको आप रूम टेम्परेचर भी कहते हैं, उस पर लिक्विड स्टेट में दिखाई देती है। और फिर क्या कहते हैं आप लोग कि इसी वजह से, क्योंकि उसका प्रसार भी बहुत अच्छा होता है और वो रूम टेम्परेचर पर आपको लिक्विड स्टेट में मिल रही है, इसीलिए उसका क्या होता है, थर्मामीटर में भी उसका यूज किया जाता है। ओके, देन सेकेंड है आपका चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो आपने धातुओं के भौतिक गुणों में पढ़ा कि जो धातुएं होती हैं वो जनरली हार्ड होती हैं, यानी कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, फिर से एक्सेप्शन आया, कि जो कोमल होती हैं, जिसमें आपने पोटेशियम सोडियम की बात की कि ये धातुएं कोमल होती हैं, इसलिए इनको आसानी से चाकू से भी काटा जा सकता है। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु भी आपकी वही होती है, पोटेशियम, देन सोडियम। ओके, तो सक्रियता श्रेणी में ये सबसे ऊपर की धातुएं थी, जो आपका जनरली अगर हवा के संपर्क में भी आ रही थी तो आग पकड़ रही थी, इतनी ज्यादा रिएक्टिव वो होती हैं। देन थर्ड है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है? तो सिल्वर जो है वो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक यानी कि यहाँ पर ऊष्मा बहुत अच्छे से उसमें फ्लो करेगा। आप विद्युत की चालक कहते हैं सिल्वर को, कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से फ्लो करती है। ओके, और ऊष्मा की कुचालक आपकी लेड और मरकरी जैसी धातुएं होती हैं। ओके, चलिए नोट करेंगे इसे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आघात वर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए। अब आघात वर्ध जिसे इंग्लिश में मैलिएबल कहा जाता है, और तन्य आपका होता है डक्टाइल। ठीक है, इन दोनों का अर्थ बताना है। आघात वर्ध का अर्थ होता है जब किसी चीज पर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, तो प्रेशर अप्लाई करने से वो क्या होता है, वो टूटता नहीं है, बल्कि उसकी पतली चादर में परिवर्तन होने लगता है। पतली चादर यानी आपके पास सपोज लोहे का कोई गोला है और आपने उस लोहे के गोले को हथौड़े से पीटा, अब वो लोहे का गोला धीरे धीरे पतला होने लगेगा, चादर में उसका परिवर्तन होने लगेगा, थिन शीट में कन्वर्जन हो जाएगा। तो इस तरह से उसको आघातवर्ध कहा जाएगा कि आपका लोहा क्या है, आघातवर्ध है। वहीं पर आपके पास सपोज पत्थर है, पत्थर को आपने हथौड़े से पीटा तो क्या होता है, उसका चूरा हो जाता है, तो यानी कि वो आघातवर्ध नहीं है, वो भंगुर है, ब्रिटल हो जाए कहलाएगा वो। ओके, दूसरा क्या है, तन्य। तन्य क्या होता है, अगर आपके पास सपोज वही आपके पास कोई और मेटल थी, कॉपर का गोला है सपोज आपके पास, आप क्या कर रहे हो, उसको खींच रहे हो दोनों एंड से, खींचते खींचते आप देखेंगे कि उसकी पतली तार में परिवर्तन होने लग गया, उसका पतली तार बनने लग जाएगी खींचने के बाद, तो वो तन्य है। समझ रहे हैं, उसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है। तो ये दोनों ही गुण आपकी धातुओं में देखने को मिलते हैं, एक आघातवर्धता का गुण और दूसरा तन्यता का गुण। ओके, आघातवर्ध धातुएं आपकी पीटने पर पतली चादर के रूप में बदल जाती हैं, वहीं तन्य जो होता है, तन्य को आप खींचेंगे तो खींचने पर उनकी पतली तार बन जाती है। ओके,
सबसे अधिक आघातवर्धक धातु की बात करेंगे तो सोने का नाम आता है, वहीं पर तन्य की बात करेंगे तो उसमें भी आपका गोल्ड आता है मोस्ट डक्टाइल मेटल के रूप में। ओके, तो कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघातवर्धकता कहते हैं। जैसे सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्धक धातुएं हैं, और धातु की पतली तार के रूप में खींचने की क्षमता को आपका क्या कहा जाता है, तन्यता कहा जाता है। इसे सोना इसलिए क्या होता है, सोना आपका सबसे अधिक तन्य धातु भी है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम हो गया, पोटेशियम की बात करते हैं आप लोग कि इसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं आपकी। याद है ना आपको, सक्रियता श्रेणी में पोटेशियम, सोडियम, ये सीरीज चली थी, यानी सबसे ऊपर पोटेशियम है, सबसे अधिक सक्रियता है। आप कह रहे हो कि हवा के संपर्क में आ रही है तब भी आपका आग पकड़ रही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं जहां पर ऊष्मा उत्पन्न होती है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप उसको क्या करते हैं, केरोसिन में यानी मिट्टी के तेल में डुबोकर रख देते हैं। ओके, सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, इनमें वायु के साथ अभिक्रिया कर आग पकड़ लेने की जो क्षमता होती है, ये ठंडे जल के साथ भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कर लेती हैं और इससे उत्सर्जित H गैस प्रज्वलित हो जाती है। इसीलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन, जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम। ये मैंने आपको होमवर्क में दी थी तो आप लोगों ने ये कर ली होगी। ठीक है, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो आयनिक यौगिक आपको याद है कौन सा आयनिक यौगिक के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, यहाँ पर NaCl का एग्जाम्पल लिया था। और कब लिया था, जब हम धातु की रासायनिक अभिक्रियाएं देख रहे थे और हमने कहा था धातु जब किसी अधातु से अभिक्रिया करेगी तो उस समय पर क्या होता है, धातु चूंकि आपकी इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, दान करने की क्षमता रखती है, वहीं जो अधातु होगी वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता रखती है। तो यहाँ पर सोडियम आपकी धातु थी जब आपने सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया, और क्लोरीन आपकी अधातु थी। दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉनों का लेन देन किया, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का दान करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इस इलेक्ट्रॉनों के लेन देन के कारण उनके बीच में एक बंध स्थापित होता है जिसको आयनिक बंध कहा जाता है, और इस आयनिक बंध के बनने के फलस्वरूप उसको आयनिक यौगिक कहा जाता है। आयन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आपके सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लिया, और फिर आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से या एक्सेप्ट करने से वो चार्ज बियर कर लेते हैं और वही चार्ज पार्टिकल आपके आयंस कहलाते हैं। क्योंकि आयन के बीच में बंध बन रहा है तो आयनिक बंध है और आयनिक यौगिकों का निर्माण हो रहा है, और ये आयनिक यौगिकों के बीच बनने वाले आयनिक बंध के कारण वो मजबूत आकर्षण बल हैं जिनको कि तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए इनके गलनांक आपके क्या हैं, उच्च है। तो आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि इनके आयनों के बीच मजबूत अंतर आकर्षण बल होता है जिसे तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, इसीलिए गलनांक क्या है, इनके उच्च है। ओके, चलिए निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज, अयस्क और गैंग। खनिज क्या है बच्चे, आपके धातुओं के वे तत्व या यौगिक जो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिनमें कुछ अन्य पदार्थ जैसे मृदा यानी मिट्टी, रेत, चूना पत्थर मिले होते हैं, उन्हें खनिज कहा जाता है। आपने कहा कि हमें धातुएं चाहिए थी या कोई भी तत्व हमें चाहिए, वो धरती की सतह से ही मिलेगा क्योंकि सबसे बड़ा स्रोत और मुख्य स्रोत वही है आपका। आपने धरती की सतह पर खुदाई करना स्टार्ट कर दिया, आपको कई सारे पत्थर मिले, ठीक है। आपने कहा इन पत्थरों में कुछ ना कुछ तत्व हो सकते हैं या धातु किसी यौगिक के रूप में विद्यमान हो सकती है, तो आपने उसको खनिज मान लिया। तो जो भी आपको धरती की सतह से मिल रहा है उसको आप खनिज बोलते हैं जनरली, ठीक है। तो वही कहा गया कि धातुओं के वे तत्व या यौगिक जो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ठीक है, उनको कोई बना नहीं रहा है वहां पर, वो स्वतः ही विद्यमान है वहां पर, उन सभी को आपका क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है, जिनमें धातु या किसी तत्व के अतिरिक्त
कुछ भी चीज होगी, मृदा मिट्टी हो सकती है, रेत भी हो सकती है, चूना पत्थर हो सकता है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें वहां पर विद्यमान हो सकती हैं, तो उनको खनिज कहा जाता है। अब खनिज ढूंढ लिया आपने, उन खनिजों में से कुछ खनिज में आपके धातुओं को आसानी से या कम खर्चे पर निकाल सकते हैं हम उनमें से किसी से, या फिर उनमें अधिक मात्रा में धातु प्राप्त उपस्थित होने की संभावना होती है। क्या कहा मैंने? बहुत सारे खनिज आपने निकाल लिए, उन खनिजों में से कुछ खनिज ऐसे होंगे आपके जिनमें धातुओं की अधिक मात्रा पाई जाएगी, और जिन खनिजों से हम धातु को आसानी से निष्कर्षित कर सकते हैं, तो उनको आपका क्या कहा जाता है बच्चे? अयस्क कहा जाता है। जिस खनिज से, यानी है वो खनिज ही, जिस खनिज से धातु कम खर्चे पर आसानी से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, जिस खनिज से आप धातु को प्राप्त करेंगे लेकिन लागत कम लगेगी, आसानी से आप उसको प्राप्त कर लेंगे और अधिक मात्रा में आपको धातु मिले, तो उसको आपका क्या कहा जाएगा? अयस्क कहा जाएगा। ठीक है, देन अयस्क, जब आपने धातु निकाले, जब आपने खनिज निकाले तो खनिजों से आपने अयस्क छांट लिए। अब क्योंकि वो अयस्क जिनको आप कह रहे हो है तो वो खनिज ही, निकाला गया उसको धरती की सतह से ही है, तो धरती की सतह पर अभी आपने पढ़ा कि मिट्टी भी हो सकती है, रेत भी हो सकती है, चूना पत्थर भी हो सकता है, इसके अलावा कई प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं। तो उन सभी अशुद्धियों को आपका क्या कहा जाता है जो अयस्क में विद्यमान है? गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। ओके, तो पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत या जैसी कई अशुद्धियां होती हैं, उन्हीं को आपका गैंग यानी कि मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो मुक्त अवस्था में कौन सी धातुएं पाई जाएंगी? जो निम्न की अभिक्रियाशील धातुएं होंगी, यानी जो लो रिएक्टिविटी में, जिनको आप पढ़ रहे थे रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज में, जिनको सबसे नीचे आप लोग देख रहे थे, वो आपकी कैसी धातुएं हैं? निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं। और जो अभिक्रिया कर ही नहीं रही हैं, तो वो फिर कैसी? फ्री स्टेट में पाई जाएंगी, यानी मुक्त अवस्था में पाई जाएंगी। तो वो कौन सी थी आपकी? जैसे आप सोना यानी गोल्ड की बात करते हैं या प्लेटिनम की बात करते हैं, तो ये आपको मुक्त अवस्था में मिलती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए, पहले धातु के ऑक्साइड में कहाँ से प्राप्त किया जा रहा था? जब आपने बोला कि जो मिडिल की सक्रियता वाली धातुएं हैं ना, मध्यम सक्रियता, जो सक्रियता श्रेणी में बीच में आपको मिलती हैं, मध्य की सक्रियता रखते हैं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, तो वो आपको सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में मिल रहे थे। फिर आपने कहा कि मैम इनको रोस्टिंग और आपका कैल्सिनेशन से, कार्बोनेट का कैल्सिनेशन करते हैं और सल्फाइड की रोस्टिंग करते हैं, उसके बाद हम इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड को रिड्यूस कराना इजी होता है, यानी कि रिडक्शन होगा तो ऑक्साइड से आपको धातु प्राप्त हो जाएगी। तो बस यही पूछा है कि धातु को उसके ऑक्साइड से कैसे प्राप्त करेंगे? तो रिड्यूस कराकर प्राप्त करोगे, यानी रिडक्शन के बाद आपको क्या मिलेगा? धातु प्राप्त हो जाएगी। और एक तो आप पढ़ते हो कि कार्बन की प्रेजेंस में आपने कहा कि रिडक्शन होगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वहां पर आप कार्बन लेंगे। दूसरा आपने क्या कहा कि चूंकि अधिक अभिक्रियाशील अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित करने की क्षमता रखती है, तो यहाँ पर वो भी किया जाएगा, यानी जिसको आपने रिड्यूस कराना है, जिस धातु को आपने एक्सट्रैक्ट कराना है, उससे अधिक अभिक्रियाशील धातु के साथ उसकी अभिक्रिया कराइए, तो वो उसके यौगिक से उसको पृथक कर देगी, तो आपको धातु प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से रिडक्शन यानी अपचयन प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। क्या करने में? धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए। कार्बन के अलावा, यानी कार्बन के अतिरिक्त, कार्बन तो है ही आपका अपचायक, इसके अलावा अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु जो होती है, जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं, या अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देंगे? विस्थापित कर देंगे। तो उदाहरण के लिए जैसे मैग्नीज का ऑक्साइड है, उसमें एल्यूमिनियम को डाला गया, तो एल्यूमिनियम ने मैग्नीज को क्या कर दिया? वहां से विस्थापित कर दिया। ओके, चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? तो जो आपकी कैसी धातुएं हैं, कम अभिक्रियाशील धातु हैं, उनका संक्षारण नहीं होता है, ठीक है ना। संक्षारण में बेसिकली आपका कोई ना कोई प्रोडक्ट बन रहा होता है, तो प्रोडक्ट कौन बनाएगा? जो अधिक अभिक्रियाशील है, जो अभिक्रिया कर ही नहीं रहा है, तो फिर वो प्रोडक्ट भी नहीं बना पाएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि उन्हें धातुओं को अभिक्रिया करनी होती है अपने सराउंडिंग में जो भी मॉइस्चर है या फिर आपका ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करना होता है। तो आपकी सिल्वर हो गया या फिर आप गोल्ड की बात करते हैं, प्लेटिनम की बात करते हैं, तो ये धातुएं बहुत कम अभिक्रियाशील है। ये एनवायरमेंट में जो भी मॉइस्चर है या फिर ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया करती ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये संक्षारित नहीं होती है इजीली। सिल्वर का आप किसी हद तक देखते हो कि वो थोड़ा ब्लैकिश कलर हो जाता है, लेकिन गोल्ड और प्लेटिनम का तो उतना भी नहीं होता है संक्षारण। ओके, मिश्र धातु क्या है? तो मिश्र धातु आपकी समांगी मिश्रण में आती है, जहां पर आप क्या कहते हो कि किसी भी धातु के गुणों में अगर सुधार करना है तो हम उसमें कोई और धातु या फिर कोई और तत्व को मिला देते हैं और फिर उसकी मिश्र धातु बना देते हैं। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने क्वेश्चन आंसर्स लिए, आने वाले सेशन में भी हम 3rd चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।